हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सॉरी, थोड़ा डिले हुआ क्योंकि आज नेटवर्क इशू काफी था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पोस्टपोन करनी पड़ी क्लास। तो एक बार जल्दी से सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 100 MCQs रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जिसको भी 100 क्वेश्चन चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड के, वो जल्दी से क्लास पे आ जाए। यहाँ पर हम लोग बहुत फास्ट एक तरीके का मॉक टेस्ट करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड से कम ही समय मिलेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई, राधा, विशाल, सदाम, स्टार्ट करते हैं। मौसमी यहाँ पर आज के क्वेश्चंस के साथ में रेडी है तो थम्स अप कर दीजिए। अगर मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही है तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करें। ऑडियो विजुअल क्लियर है? चलिए ठीक है निकिता, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आने वाला है। क्या करने वाले हैं आज? 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने की। यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिसर्च? क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। आपने आंसर करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 15 सेकंड से भी कम समय मिलना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से फास्ट आंसर करना है, स्पीड यहाँ पर देखनी है, ठीक है? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग फास्ट आंसर करें। पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, बट अगले क्वेश्चन में टाइम नहीं। तो अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, टू प्रूव एग्जिस्टिंग थ्योरीज, टू पब्लिश रिसर्च पेपर, टू गैदर डेटा। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर ए, नए ज्ञान की खोज करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है? और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जिस चीज को ऑलरेडी हमें पता है उसमें भी नई नई खोज करना। मौजूदा ज्ञान में योगदान देने वाली अंतर्दृष्टि भी उत्पन्न करता है। कौन? आपका रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, आंसर करिए। व्हाट डज अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च सिग्निफाई? शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 2। राधे कृष्णा केपी, आंसर करो बेटा यहाँ पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। फास्ट आंसर होना चाहिए अगर आपको 100 क्वेश्चन चाहिए यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे। शोध में जो परिकल्पना है उसका क्या मतलब होता है? अ फैक्ट, अ कंजेक्चर, अ थ्योरी, अ कंक्लूजन। तो सही आंसर है एक अनुमान, एक परिकल्पना बनाना। जैसे आपके क्या कहते हैं, एसी प्रद्युमन क्या कहते हैं ना, एक थ्योरी बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टेंटेटिव स्टेटमेंट है। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस और कंजेक्चर अबाउट अ फिनोमेना दैट द रिसर्चर एम्स टू टेस्ट थ्रू रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? क्वेश्चन नंबर 3, टाइम कम ही मिलेगा, इसलिए कोशिश करिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर करने की। जय हिंद भारती, लियो आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिसर्च के, तो आंसर करते चलिए। शोध सिद्धांत के बजाय व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस पे बेस्ड है, यानी रिसर्च में किस पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि थ्योरी पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो सिद्धांतों को उत्पन्न करने के बजाय व्यवहारिक समस्याओं को हल करता है। लेकिन अगर हमें सिद्धांतों की बात करनी है, अगर हम कहें हमें थ्योरीज पे फोकस करना है, तब हम कौन से रिसर्च मेथड का यूज करेंगे या कौन से रिसर्च के बारे में बात करेंगे? 100 क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पूरी पीडीएफ जो भी पूरी क्लास अटेंड करेगा उन सभी को मिलने वाली है। तो थ्योरी बेस्ड कौन सा होता है? बेसिक रिसर्च, याद रखिएगा। बेसिक रिसर्च जो होती है, जिसे हम फंडामेंटल भी कहते हैं, ये जो रिसर्च होती है किस पे बेस्ड होती है? थ्योरी पे बेस्ड होती है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि थ्योरी बेस्ड कौन सी रिसर्च होती है, तो बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च। वहीं अगर हम कहें कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल चीजों को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के यूज होती है, तो वो हो जाएगी अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, जय माता दी, राम कृपाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, कौन सी गुणात्मक शोध की पद्धति है इन क्वेश्चंस में? देखो, बेसिक रिसर्च कहाँ पे आएगी? फंडामेंटल क्या है? बेसिक रिसर्च को ही बोला जाता है जहां थ्योरी टेस्टिंग होती है, ठीक है। और थ्योरी पे काम होता है, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो जाए, सीधी सीधी समझ जाओ, अप्लाइड रिसर्च। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी गुणात्मक शोध की पद्धति है? क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर है बी, कंटेंट एनालिसिस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट एनालिसिस। याद रखिएगा, यहाँ से आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अगर आज की इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं। तो सामग्री विश्लेषण क्या है? गुणात्मक की शोध विद्युत पद्धति है जिसमें पाठ्य, दृश्य या श्रव्य सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर करिए, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा तो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से कौन सा गैर पैरामेट्रिक टेस्ट है? टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट या कोरिलेशन? क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट होता क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। काई स्क्वायर परीक्षण एक गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है जिसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि श्रेणीविद चरों के बीच में कोई महत्वपूर्ण संबंध है कि नहीं। ठीक है, पढ़ते जाओ, अभी मैं इसके बारे में अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज इसी में ही मैं आपको काफी चीजें क्लियर करूंगी। शबाना, आज के इस पीडीएफ में लास्ट तक देखोगे, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर रिसर्च स्टैटिक से जुड़े हुए भी मिल जाएंगे। शोध के किस चरण में डेटा संग्रहण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं सही आंसर, किस चरण में डेटा का संग्रह किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है डी, अनुसंधान डिजाइन या रिसर्च डिजाइन। डी आंसर, डेटा संग्रहण आमतौर पर अनुसंधान डिजाइन चरण में किया जाता है जब अनुसंधान प्रश्न और विधियां अंतिम रूप दे दी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है डी, डेटा कलेक्शन इज टिपिकली कैरिड आउट इन द रिसर्च डिजाइन फेज आफ्टर द रिसर्च क्वेश्चन एंड मेथड हैव बीन फाइनलाइज्ड। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करिए। अगर किसी को 100 क्वेश्चन चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो सारे क्वेश्चन के आंसर करते चलिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस? जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का सबसे पहली चीज है, हमें पता क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम के बारे में। हम समस्या की पहचान करें, प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उस चीज का सॉल्यूशन निकालें। तो सबसे पहले पहला जो चरण है वो है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और उसी के बाद हम सर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य समीक्षा के दौरान एक शोधकर्ता क्या करता है? दीपिका, आंसर, व्हाट डज अ रिसर्चर डू ड्यूरिंग द लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू में एक जो रिसर्चर है वो क्या करता है?
collect data, develop a hypothesis, reviewing existing research, analyze data. मौजूदा शोध की समीक्षा करना, लिटरेचर रिव्यू यानी हमारा आंसर कहाँ से निकल सकता है, उस चीज पे पहले क्या चीज करी जा चुकी है ना, तो वो चीज है। जैसे कि हम लोग अगर आगे की पढ़ाई करने जाएंगे तो हम पिछली चीजों को भी तो उठाएंगे ना, कि हमें पहले से कितनी चीजें आती थी। तो लिटरेचर रिव्यू इसीलिए है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमारे लिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हमें देखना है। तो साहित्य समीक्षा, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, पहले प्रकार से शोध की समीक्षा है, ताकि ये समझा जा सके कि क्या किया गया है और अंतराल की पहचान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड? क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी प्राथमिक डेटा संग्रहण की विधि है? इंटरनेट रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, लिटरेचर रिव्यू एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक, प्राइमरी, प्राइमरी क्या होता है? जब हम पर्सनली किसी चीज को लेकर आते हैं। किसमें आएगा वो? ऑब्जर्वेशन, जो हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। किसमें आएगा? अरे भाई सही आंसर दे रहे हो, छा गए आज तो तुम लोग। अवलोकन, फील्ड पे गए, हमने ऑब्जर्व किया, किसी चीज को हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, हमने खुद से कोई चीज इकट्ठा करी है, तो वो किसमें चली जाएगी? प्राइमरी डेटा पे। वेरी गुड जॉब भाई, अपने लिए क्लैपिंग कर लो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। प्राथमिक डेटा में अवलोकन आ गया, यानी ऑब्जर्वेशन आता है, डायरेक्ट किसी से इंटरव्यू लेते हैं, उसको करा जाता है, सर्वे करते हैं और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहां से डेटा सीधे, वेयर डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पार्टिसिपेंट, डायरेक्टली आपने पार्टिसिपेंट से लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, विच सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट एवरी पार्टिसिपेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन? यानी कौन से नमूनाकरण विधि में जनसंख्या में प्रत्येक नवे प्रतिभागी का चयन करती है? ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपकी मेहनत है। हम तो बस करवा रहे हैं भाई, आपकी मेहनत है सारी। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित नमूनाकरण। व्यवस्थित नमूनाकरण में जनसंख्या से नियमित अंतराल पर, यानी थोड़े थोड़े अंतराल पर प्रतिभागियों का चयन करना होता है। जैसे 100 लोग हैं तो 100 में से हो सकता है किसी 10वें का सिलेक्ट कर लिया, फिर आगे चले 20 का सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे बीच बीच में। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। सिस्टमैटिक सैंपलिंग involves selecting participant at regular intervals from a population। तो वो क्या हो जाती है? आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगर किसी को नहीं पता, वो इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस? हम हाइपोथेसिस बनाते क्यों हैं? स्ट्रेटिफाइड में ग्रुप में किए जाते हैं। कोटा सैंपलिंग में छोटे छोटे जो है ग्रुप बना के अलग से सिलेक्ट किए जाते हैं। कोटा सैंपलिंग, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, सब चीज भाई ये भी बताएंगे हम इस पूरे वीडियो में। जिन्होंने भी अभी तक रिसर्च स्टैटिक्स को नहीं पढ़ा, आज काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो शोध परिकल्पना क्या चीज है, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रिडिक्ट द आउटकम, टू डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड, टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, टू वैलिडेट द फाइंडिंग। तो याद रखो, परिकल्पना, कल्पना हम बनाते हैं ना, इमेजिनेशन करते हैं, तो परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर ए, हम सोचते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो वो क्या होता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस चरों के बीच संबंध की भविष्यवाणी करती है और शोध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या ये जो आपकी भविष्यवाणी या हाइपोथेसिस है, ऑलवेज करेक्ट होती है? क्या ये जो हाइपोथेसिस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऑलवेज करेक्ट होती है? नहीं होती है, ऑलवेज करेक्ट नहीं होती। तो हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है, कौन बताना चाहेगा भाई?
जल्दी से कमेंट करो, हम लोग पढ़ते भी तो जा रहे हैं, चीजों को समझते भी तो जा रहे हैं, तो पता होना चाहिए। जिसको जेआरएफ लेना है उनको सिर्फ इतना बताना है कि हाइपोथेसिस जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्या होती है हाइपोथेसिस। आंसर करते चलो, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। वेरी गुड जॉब। नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है? नल हाइपोथेसिस को दूसरे हम किस नाम से जानते हैं? और हम अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? अल्फा बीटा किसको कहते हैं? यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अलग से कुछ नहीं आने वाला। यही पूछा जाएगा, अल्फा बीटा क्या है, कौन सी एरर को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, किसको हम ऑल्टरनेटिव कहते हैं। ठीक है, आंसर अल्फा बीटा। पहली हो गई अल्फा, अल्फा के साथ दूसरी हो गई बीटा। दो तरीके की होती है हमारी, एक हो गई अल्फा, एक हो गई बीटा। ठीक है, ये हो गई टाइप 1, ये हो गई हमारी टाइप 2। ये सब क्या है? टाइप 1 टाइप 2। क्या है ये? हाइपोथेसिस है। जब भी हम रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? H0 से स्टार्ट करते हैं, याद रखिए। H1 का मतलब है हम ऑल्टरनेटिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कि हमने रिसर्च सही करी है लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हमने सही रिसर्च की है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर कौन सी रिसर्च का ये हाइपोथेसिस का टाइप होगा? नल को शून्य परिकल्पना भी कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने रिसर्च सही की है लेकिन हमने उसको गलत बता दिया तो ये क्या होगी? टाइप 1, जिसको हम कहते हैं अल्फा। अगर हमारी रिसर्च गलत है लेकिन हमने क्या कहा उसको सही, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ हमने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलत होने पे भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या होगा हमारा? टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर होगा। तो ये आपकी क्या है? हाइपोथेसिस। परिकल्पना, पहले से किसी चीज के बारे में सोचना कि वो कैसे होगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। 100 क्वेश्चन जिसको भी सॉल्व करने हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। यूजीसी नेट पेपर 1 में जिसको भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, इस क्वेश्चन का आंसर करते चले। क्वेश्चन नंबर 12, गलत को सही किया तो टाइप 2 एरर, समझ में आ गया? अब हमारे सामने हाइपोथेसिस आएगी तो हम उसको क्या करेंगे? उड़ा देंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में सब पता चल गया। प्रायोगिक शोध डिजाइन में किस प्रकार के चर को हेर फेर किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको मैं स्टार देना चाहूंगी क्योंकि ये पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन और आता है, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पहली बात, एक्सपेरिमेंटल में किस चीज में मैनिपुलेशन किया जाता है? तो हम किस पे करेंगे? इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र चर पे। हेर फेर किस में करेंगे? स्वतंत्र चर पे करेंगे। उसका प्रभाव किस में देखेंगे? आश्रित चर पे देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेबल। ठीक है, तो कॉज कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। इफेक्ट क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है किस में आता है? एक्सपेरिमेंटल में आता है, यानी प्रयोगात्मक में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, या कासी एक्सपेरिमेंट क्या है?
इसमें किस चीज को देखा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट किस में देखा जाता है? भाई जल्दी से आंसर करेंगे। जिसको भी जीआरएफ लेना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसको आंसर करेंगे। यहाँ किस किस पे हेर फेर किया जाता है, तो वो स्वतंत्र चर है, किसमें? प्रयोगात्मक शोध में। मैनुपुलेशन एक्सपोस्ट फैक्टो में ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसमें? कॉज हम कर नहीं सकते हैं, इफेक्ट देख सकते हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि वो घटना हो चुकी है। हम क्या देख सकते हैं? प्रभाव देख सकते हैं। कॉज यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसे हम अर्ध प्रयोगिक भी कहते हैं। इसे हम अर्ध प्रयोगिक भी कहते हैं। प्रयोगिक हो गया जहां हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बाहरी चर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सट्रेनस वेरिएबल इनमें से कौन बताएगा कि इसमें बाहरी चर कौन से होते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है, बाहरी चर को कंट्रोल कौन कर सकता है? सिर्फ एक्सपेरिमेंटल। कॉज एंड इफेक्ट किसमें होता है? एक्सपेरिमेंटल में। मैनिपुलेशन किसमें होता है? एक्सपेरिमेंटल में। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ऐसा है जहां पर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। कोरिलेशन स्टडीज, कॉज एंड इफेक्ट उसी में चला गया। अर्ध प्रयोगिक जिसे हम कासी एक्सपेरिमेंट, याद रखो इसको हम कासी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजों का स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है आप सभी को, और आता भी है। हो सकता है स्टेटमेंट 1 में आपको एक्सपेरिमेंट पूछ लिए जाए और दूसरे में एक्स पोस्ट फैक्टो, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसमें हेर फेर हो सकता है रिसर्च में? आपको पता है हिस्टोरिकल में चेंज कर सकते हैं कुछ। हिस्टोरिकल में, जो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च है, क्या इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है? एग्जाम में दिया जाता है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में। अभी तो आप लोगों को ये समझो कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये वन लाइनर समझो इनको, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इन्हीं क्वेश्चंस को वो लोग घुमा के आपको स्टेटमेंट में डालेंगे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो में कॉज किसमें है, इफेक्ट किसमें है, या आपका डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल पूछ लिया गया। इन क्वेश्चन को दिखाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद इजी समझ गए तो फिर तो वहां तो कर लोगे ना, अगर आपको ये पता है कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पर इस पीडीएफ के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन अ रिसर्च? कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना भाई मेरे वहां पे कुछ काम नहीं आने वाला। हिस्टोरिकल में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां हमें क्रिटिसिज्म का यानी आलोचना का सामना करना पड़ता है। कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें हम आलोचना या क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं? ये जो मैं चीजें लिख रही हूँ ना, ये जो पॉइंट लिख रही हूँ, ये गाइस आ चुके एग्जाम में। तो किसमें हम आलोचना का सामना करते हैं? हिस्टोरिकल में करते हैं। इसमें कोई मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते। पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च? अब देखो, लिटरेचर रिव्यू की बात करी गई है तो कलेक्ट डेटा टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन अ टॉपिक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, which research design is used to explore the relationship between variables without manipulating them? पास्ट इवेंट की बात करेंगे दीपशिका, बिल्कुल ठीक, हिस्टोरिकल इवेंट पे जाएंगे। कौन सा शोध डिजाइन का उपयोग चरों के बीच संबंधों को बिना किसी हेर फेर के पता लगाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी, को रिलेशनल डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हम किसी हेर फेर को नहीं कर रहे हैं और फिर भी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो वहां क्या होगा? को रिलेशनल रिसर्च, को रिलेशनल स्टडीज, बिल्कुल ठीक है विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कौन उड़ा देगा इस क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन नंबर 15, डेटा त्रिकोणीकरण में क्या चीज शामिल होती है?
फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आज सिर्फ वो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ जो कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो फॉर्मेट चेंज हो सकता है स्टेटमेंट में आए, हो सकता है मैचिंग में आए, जैसे भी आएंगे आप कर लेंगे। ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व using multiple data collection, using one data collection, data analysis through statistical tests, choosing a sample randomly. Question number 15, option number A, using multiple data कलेक्शन मेथड, डेटा त्रिकोणीकरण, त्रिकोणकरण यानी कि हो सकता है क्वालिटेटिव का यूज हो सकता है क्वांटिटेटिव का यूज हो सकता है कि हम इन दोनों का भी यूज कर ले। तो जहां पे हम एक से ज्यादा मेथड्स का यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, चाहे वो साक्षात्कार हो, सर्वे हो, अवलोकन हो, या मैंने आपको कहा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, या हो सकता है दोनों का यूज हो, एक से ज्यादा मेथड्स का यूज करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलेशन। Question number 16. Which of these is an example of secondary data? इनमें से कौन सा द्वितीयक डेटा का उदाहरण है, सेकेंडरी डेटा? क्वेश्चन नंबर 16। यस विशाल, हो सकता है, मेरे को लगता है ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज वही मैं देख रही थी, बट डोंट वरी, उसको हम सही कर दे रहे हैं। चलो, इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का उदाहरण है, सर्वे करना, इंटरव्यू करना, फोकस ग्रुप या गवर्नमेंट रिपोर्ट? क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर है सी, सरकारी रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट, प्रकाशित लेख या पिछले शोध अध्ययन, गवर्नमेंट रिपोर्ट, पब्लिश आर्टिकल्स और प्रीवियस रिसर्च स्टडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है दिसंबर 2023 में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको हिंदी में इसको प्रोवाइड करती हूँ। इंग्लिश वाले एक बार पढ़ लें इसको अच्छे से। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, इजी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे। गुणात्मक मात्रात्मक अनुसंधान में अंतर क्या है? निवेदिता, क्वेश्चन नंबर 17 आपने कहा ऑप्शन नंबर 2, तो बेटा सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। गुणात्मक शोध वर्णनात्मक डेटा से संबंधित है, जबकि मात्रात्मक शोध संख्यात्मक। तो मात्रात्मक में जैसे आपको पता है क्वांटिटी का यूज है, तो वो संख्यात्मक में हो गया। गुणात्मक में क्या है, वर्णनात्मक से संबंधित हो जाएगा। तो इन दोनों का ये डिफरेंस आता ही आता है एग्जाम में। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, इनके मेथड्स कौन कौन से हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक टेस्ट भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से अटैच कर देते हैं ये लोग। ठीक है, विच इज द पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी? क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड हो गया, बिल्कुल सही। पायलट अध्ययन का उद्देश्य इनमें से क्या है? देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। पायलट स्टडी इज कंडक्टेड टू टेस्ट द feasibility, reliability, validity of the research method before the full scale study begins. Question number 19, which of the following is a key characteristics of a research ethics? अनुसंधान नैतिकता, आएगा ही आएगा भाई, अनुसंधान नैतिकता। तो इसकी प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? अली, क्वेश्चन नंबर डालो।
एसएस के क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर के बिना मुझे पता क्या लगेगा आपने कौन सा आंसर किया है। अनुसंधान नैतिकता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? प्लेगरिज्म, इनफॉर्म कंसेंट, फैब्रिकेटिंग डेटा, इग्नोरिंग द लिटरेचर। आपने कहा है बी। क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर भी है बी, बिल्कुल सही जवाब। अनुसंधान नैतिकता में सुनिश्चित करना कि प्रतिभागियों के अध्ययन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और वे स्वेच्छा से भाग लेने के लिए सहमत हैं। तो इन्फॉर्म कंसेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन अ रिसर्च? धीरे धीरे आगे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करिए और काउंट करते रहिएगा, काउंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो भी चैटिंग करते आज पाए जाएंगे क्लास में, अगली क्लास में जो हमारी लाइव क्लास होगी उन सभी को कमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता जाएगा। तो इसलिए ध्यान दे लो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं बचा बिल्कुल। अनुसंधान में वैचारिक ढांचे का मुख्य लक्ष्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चरों के बीच संबंधों को समझने के लिए, टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर पूछा जाए व्हाट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आउटलाइन द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड हेल्प गाइड द रिसर्च प्रोसेस बाय डिफाइनिंग द थ्योरेटिकल बेसिस। हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू उनको जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग अ वेरिएबल इन अ रिसर्च? अनुसंधान में किसी चर को क्रियान्वित करने का जो उद्देश्य है वो इनमें से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 21, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन नंबर ए, चर को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित करना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी चर को क्रियान्वित करने का अर्थ उसे ऐसे शब्दों में परिभाषित करना जिन्हें की मापा या देखा जा सके, जिससे कि डेटा संग्रह और विश्लेषण संभव हो सके। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर करिए। इनमें से कौन सा संभाव्यता नमूनाकरण विधि का एक प्रकार है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा और सबग्रुप, जहां स्ट्रेटा या सबग्रुप में यानी स्तरों या समूहों में विभाजित किया जाता है एंड सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच सबग्रुप। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड दीपशिका। स्नोबॉल, कोटा, पर्पसिव, कन्वेंस, कौन सी होती है? आप लोग भी बताइए भाई, सिर्फ एक के बताने से कुछ नहीं होगा, आपने एग्जाम देना है कि नहीं देना है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और कौन ऐसी हैं जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है। डायमेंशनल, नॉन प्रोब, वेरी गुड प्रतीक। स्नोबॉल, कोटा, है ना? तो ये पता होनी चाहिए, वरना एग्जाम में यही नहीं समझ में आएगा कि हमने क्वेश्चन किधर से किया था और आंसर किधर से आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध की इसमें से प्रमुख विशेषता कौन सी है? स्नोबॉल को हम रिफरल चेन नेटवर्क भी कहते हैं, वेरी गुड। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, वर्णनात्मक शोध की प्रमुख विशेषता, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये किसी घटना या जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करता है।
इट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमेना और अ पॉपुलेशन। वर्णनात्मक अनुसंधान चरों में हेरफेर किए बिना जनसंख्या या घटना की विशेषताओं या व्यवहार का वर्णन करता है। कौन कौन करता है? वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, अनुसंधान में वैधता का क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर बी, द ट्रुथफुलनेस और एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। वैधता से तात्पर्य उस सीमा से है जिस तक एक शोध अध्ययन मापता है और जिसे वो मापना चाहता है उससे परिणामों की सटीकता सुनिश्चित हो, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, प्रॉपर उस चीज का मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है? कंफाउंडिंग वेरिएबल इनमें से क्या है? ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कंफाउंडिंग के बारे में। कंफाउंडिंग को क्या कहते हैं? भ्रमित करने वाला चर। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक चर जो स्वतंत्र और आश्रित दोनों चर को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहेंगे? कंफाउंड कहेंगे। अ वेरिएबल डेट अफेक्ट बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग यानी भ्रामक चर एक बाह्य कारक है। बाह्य कारक कंट्रोल करने वाला बाह्य चर की भी बात करी थी ना हमने अभी एक्सपेरिमेंटल में बाह्य, तो ये भ्रामक चर उसमें आ गया जो स्वतंत्र और आश्रित चर दोनों को प्रभावित कर सकता है और संभावित रूप से परिणामों को बदल सकता है या विकृत कर सकता है। 26 क्वेश्चन नंबर। बिल्कुल साक्षी, आज भी 100 क्वेश्चन है, आंसर करते चलो। रिसर्च एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन, कंटिन्यू मैराथन चल रही है डेली बेसिस पे, आप सभी लोग छोड़िएगा नहीं, लगे रहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें गुणात्मक डेटा का उदाहरण कौन सा है? एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जेंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? किसको हम संख्याओं में कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। तो साक्षात्कार में जो आपकी राय है, ओपिनियन इन इंटरव्यू, हमारे क्या ओपिनियन है, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, रिव्यू हमारे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो वो किस में चले जाएंगे? गुणात्मक में चले जाएंगे। गैर संख्यात्मक जहां पे आ जाएगा, जहां भी नॉन न्यूमेरिकल आएगा वहां पे क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शोध डिजाइन कारण और प्रभाव संबंधों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? बज गई बैंड? गुड, वेरी गुड। इनमें से कौन सा बेस्ट सूटेड है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए? भाई कॉज एंड इफेक्ट जहां आएगा आपने प्रयोगात्मक डिजाइन पे सीधे सीधे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ये चीज आपको पहले बता दी थी। 28, विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी? इनमें से कौन सा अनुदैर्घ्य अध्ययन का प्राथमिक लाभ है? अनुदैर्घ्य यानी जो लॉन्गिट्यूडनल, लंबे समय तक है, लंबे समय तक जो रिसर्च चलती है। अभी रिसेंटली जैसे कि कोरोना कोविड के टाइम पे लंबे समय तक जो रिसर्च है ना, बार बार उस चीज पे चेकिंग होती रहती है, तो वो किस में चले जाएगा? अनुदैर्घ्य में आ जाएगा। कम समय में डेटा इकट्ठा करना, समय के साथ बदलावों को समझना, प्रतिभागियों का यादृच्छिक चयन करना या एक साथ कई चरों का अध्ययन करना।
अंडरस्टैंडिंग चेंजेस ओवर टाइम, समय के साथ क्या क्या चीजों का बदलाव आ रहा है, समय के साथ परिवर्तनों को समझना। लंबे समय तक काम करेंगे तो जो जो चीजें आती जाएंगी। बिल्कुल सही है सवाना। पैनल स्टडी भी कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल को। लॉन्गिट्यूडनल, कभी कभी एग्जाम में लॉन्गिट्यूडनल ना पूछ करके सीधे क्या पूछ देते हैं वो लोग, पैनल स्टडी। तो पैनल स्टडी किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके इसी के अंतर्गत। लॉन्गिट्यूडनल को पैनल, ट्रेंड, कोहर्ट। वेरी गुड जॉब दीपशिका। क्या क्या नाम से जाना जाता है लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स। टाइप्स में आ गए पैनल, ट्रेंड, कोहर्ट। कोहर्ट स्टडी के बारे में कौन बताना चाहेगा, जो डिटेल आप लोग दे रहे हैं कौन उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेगा। 29 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29। कोहर्ट स्टडी क्या है, पैनल स्टडी क्या है। लॉन्ग टाइम, बिल्कुल कोविड। आंसर बताते चलिए भाई। साहित्य समीक्षा क्या पहचानने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसंधान अंतराल यानी रिसर्च गैप। साहित्य समीक्षा मौजूदा शोध में अंतराल की पहचान करने में मदद करती है और उन क्षेत्रों को बताती है जहां आगे की जांच की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। और जिन्होंने भी भाई लाइक नहीं किया है जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर देंगे, जिससे कि भाई हमें भी मोटिवेशन आ जाए थोड़ा सा। तो कौन सी शोध पद्धति जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केस स्टडी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है केस स्टडी। ठीक है। केस स्टडी अनुसंधान वास्तविक जीवन के संदर्भों में जटिल सामाजिक घटनाओं के गहन विस्तृत विश्लेषण के लिए एक आदर्श है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आंसर दिख गया इसका तो, इसका तो आंसर दिख गया भाई, कर दिया सिजु का, चलो वेरी गुड। सही आंसर इस क्वेश्चन का, थैंक यू मैसी। एक शोध परिकल्पना को परीक्षण योग्य करने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए या जनरल होना चाहिए। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, इतनी विशिष्ट होनी चाहिए कि उसका परीक्षण डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से किया जा सके। हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक एनफ टू बी टेस्टेड थ्रू डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा क्योंकि इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, लॉन्ग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जब हम रैंडम सैंपलिंग या यादृच्छिक नमूनाकरण की बात करते हैं तो 50-50 चांसेस यानी दोनों को समान अवसर दिया जाता है कि हाँ दोनों को हमने समान चीजें दी हैं, यानी कि प्रॉपर कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है, या तो ये या तो वो। जैसे कि हेड एंड क्वाइन, क्वाइन में क्या होता है, हेड एंड टेल होता है। तो दोनों को प्रॉपर चांसेस मिलती है कि कुछ भी आए, उछालो तो कुछ भी आ सकते, तो वही चीज यहाँ पर भी है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशनल डेफिनेशन इन रिसर्च।
क्वेश्चन नंबर, लॉटरी मेथड उसी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक बात है। अनुसंधान में परिचालनात्मक परिभाषा इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर सी, एक कथन जो परिभाषित करता है कि एक चर को कैसे मापा जाए। अ स्टेटमेंट दैट डिफाइन हाउ अ वेरिएबल इज मेजर्ड। परिचालन परिभाषा ये निर्दिष्ट करती है कि एक शोधकर्ता अपने अध्ययन में किस चर को या किस वेरिएबल्स को मापेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है। जिसको भी नेट जेआरएफ निकालना है, फटाफट आंसर का क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है और 100 क्वेश्चन है आज आप सभी के लिए और जल्दी जल्दी सॉल्व करवाए जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आंसर पे आएंगे। कौन से एक अच्छे शोध डिजाइन की विशेषता है? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, बायस, रेप्लिकेबिलिटी। विशेषता नहीं है तो बायस होना बिल्कुल भी सही नहीं है। पूर्वाग्रह, किसी ने कुछ कह दिया हमने मान लिया उस चीज को, पहले से पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर बायस। गुड रिसर्चर शुड बी फ्री फ्रॉम बायस टू इंश्योर द रिजल्ट एंड आर वैलिड एंड रिलायबल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च। अभी ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, देखते हैं कि सही होता है आपका आंसर कि नहीं। अनुसंधान में त्रिकोणीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। परिणामों की संगति की जांच करने के लिए कई तरीकों या स्रोतों का उपयोग करना, यूजिंग मल्टीपल मेथड सोर्सेस टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल? शोध प्रस्ताव का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो इनमें से कौन सा है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 1, शोध प्रश्नों और विधियों की रूपरेखा तैयार करना, टू आउटलाइन द रिसर्च क्वेश्चन एंड मेथड। रिसर्च प्रपोजल, अब सबसे पहली बात पूछी जा सकती है भाई रिसर्च प्रपोजल क्या है? तो रिसर्च प्रपोजल शोध प्रस्ताव, शोध समस्या, परिकल्पना, कार्यप्रणाली और अध्ययन के अपेक्षित परिणामों को रेखांकित करने के लिए तैयार किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रूपरेखा तैयार करना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, which of the following data analysis technique, आंसर करिए, टेक्निक इज यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा? इनमें से कौन सी डेटा विश्लेषण की टेक्निक श्रेणीबद्ध डेटा के लिए उपयोग की जाती है? टी टेस्ट, काई स्क्वायर अनोवा या रिग्रेशन? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर याद रखिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू एनालाइज कैटेगोरिकल डेटा एंड डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। काई स्क्वायर क्या है याद रखिएगा, इसका ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई जल्दी से वीडियो को एक बार ही लाइक कर देंगे भाई, ठीक है। शोध अध्ययन में आश्रित चर यानी डिपेंडेंट है जो, उसकी क्या भूमिका होती है, क्यों जरूरी है भाई यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे स्वतंत्र चर के प्रभाव का आकलन करने के लिए मापा जाता है। आश्रित चर वो चर जिसे स्वतंत्र चर में परिवर्तन के प्रभाव को देखने के लिए मापा जाता है। यानी हमने किस पे मैनिपुलेशन किया? हमने किया डिपेंडेंट पे। असर किस में देखा? हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा।
अगला क्वेश्चन 39, विच ऑफ दीज रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व अ फोकस ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा शोध डिजाइन फोकस समूह चर्चा को शामिल करता है? क्वेश्चन नंबर 39, फोकस ग्रुप की बात करी गई है तो सीधा सीधा गुणात्मक में चले जाएंगे। फोकस समूह चर्चाओं का उपयोग आमतौर पर गुणात्मक शोध प्रतिभागियों से उनके विचारों या अनुभवों के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। Focus group discussions are typically used in a qualitative research to gather in a depth formation from participant about their views or experience. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पीयर रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 40, काई स्क्वायर टेस्ट मेजर गुडनेस ऑफ इट। वेरी गुड जहरा, वेरी गुड जॉब। क्वालिटेटिव केस स्टडी, एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, नरेटिव एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप। ये मैं पिन करूंगी भाई, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन भाई दीपशिका। आप लोग भी जो बेस्ट बढ़िया कमेंट करेगा एक्सप्लेनेशन के साथ में, उसका कमेंट यहाँ पिन किया जाएगा। तो बेटर से बेटर एक्सप्लेनेशन को आप लोग दो और आपके कमेंट को यहाँ पर पिन किया जाएगा। निवेदिता एक्सप्लेनेशन दो भाई। क्वेश्चन नंबर 40, निष्कर्षों को मान्य करने या सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधान उच्च गुणवत्ता का है। टू वैलिडेट द फाइंडिंग एंड श्योर द रिसर्च ऑफ इज ऑफ हाई क्वालिटी। सहकर्मी समीक्षा में अन्य विशेषज्ञ प्रकाशन से पहले शोध की गुणवत्ता वैधता क्षेत्र में योगदान के लिए उनके मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी आती है तो क्या हो गया दीवा, हिंदी वाले कोई बुरे होते हैं क्या? हिंदी में टाइप करो ना, आप हिंदी में टाइप करोगे, आपका हिंदी में भी मैसेज में कमेंट पिन करूंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखा होना चाहिए। अनुसंधान में नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ सैंपलिंग इन रिसर्च। 42, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर बी, डेटा के एक उप समूह के आधार पर जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाना। यानी किसी एक छोटे से कलेक्शन के द्वारा, एक सबसेट के द्वारा पूरी पॉपुलेशन को समझना। नमूनाकरण यानी सैंपलिंग जनसंख्या के एक प्रतिनिधि उप समूह का अध्ययन करने की अनुमति देता है। इस डेटा के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे पहले है निवेदिता ने आंसर किया ऑप्शन नंबर 3, कोटा सैंपलिंग। बिल्कुल सही जवाब, कोटा सैंपलिंग। अब क्या हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम में से संबंधित आ जाए डिस्क्रिप्शन की, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है, रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, कोटा सैंपलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है। यानी चीजें यहीं से आएंगी, लेकिन हो सकता है उनका फॉर्मेट बदला हो। यानी डिस्क्रिप्शन में पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि बताइए ये प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है, कोटा सैंपलिंग क्या होती है। इस स्टेटमेंट में भी ये चीजें दी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद ऑप्शन नंबर, quota sampling is a non probability sampling method where participants are selected based on certain characteristics without a random selection. क्वेश्चन नंबर 43, केस स्टडी क्या चीज है? हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी ने मना किया क्या? केस स्टडी विधि क्या है? अब इसमें से मान लो क्वेश्चन आ गया कि पूछ लिया कि बताइए क्या ये गुणात्मक है या ये मात्रात्मक है, तो आप कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि ये गुणात्मक है, केस स्टडी या मात्रात्मक है? या कोई एग्जाम्पल दे दिया और एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने पूछा कि बताइए इसमें
केस स्टडी होगा, इसमें एक्सपेरिमेंट होगा, या इसमें एक्शन रिसर्च है, बताइए क्या है? तो एग्जाम्पल के तौर पे भी दे सकते हैं। केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी, फेडरिक ली, वेरी गुड। क्वालिटेटिव है ये, ठीक है, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक है ये। केस स्टडी किसके द्वारा दी गई? फ्रेडरिक ली। इन डेप्थ डिटेल के लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चूजिंग सैंपल बाय क्रिएटिंग ऑफ सेम फीचर, वेरी गुड विशाल। भाई देखो सिंपल सी बात है, हम लोग कौन से लेवल पे है, मैंने उस दिन भी आपसे यही कहा था, रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम लोग हैं, यानी हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। और हायर एजुकेशन में अगर सिर्फ मैं ही बोलूंगी, अगर सिर्फ एजुकेटर ही एक्टिव रहेगा और जो पार्टिसिपेंट है या हमारे जो कैंडिडेट है वो एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव रहेंगे, तो किसका नुकसान है? लगेगा ही नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, इफेक्टिव क्लासरूम हुआ ही नहीं। इफेक्टिव क्लासरूम में सबसे जरूरी क्या होता है? कहीं से भी आंसर दो, अपने मोबाइल से उठा के आंसर करो, किसी ने मना नहीं किया। डिटेल स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट और एन इवेंट, किसी ने मना किया है कि आपको कि अपने एंड्रॉइड फोन का यूज ना करें? क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च? अगर मैं ही पढ़ाती रहूं, आप लोग अपने बारे अपने कुछ भी व्यूज नहीं रख रहे हो अगर टॉपिक से रिलेटेड, तो बेकार है। कुछ भी बताओ, जो भी आपको समझ में आता है, जितनी भी चीज आपके नॉलेज में है वो बताइए। गुणात्मक शोध के बारे में लिखा है, तो आप बता सकते हो गुणात्मक शोध के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, ये बता सकते हो कि कौन सी रिसर्च के टाइप आपके क्वालिटेटिव में आते हैं, है ना, किसी भी तरीके की चीज बता सकते हो, लेकिन टॉपिक से रिलेवेंट होने चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन एसएसके होना चाहिए ना, तो टू वे कम्युनिकेशन कैसे होगा? जब हम आपसे कोई क्वेश्चन करें और आप उसका आंसर करें। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये मानव व्यवहार की गहरी अंतर्दृष्टि का पता लगाता है। गुणात्मक अनुसंधान जटिल मानवीय अनुभवों, दृष्टिकोणों, व्यवहारों की विस्तृत और सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च, qualitative research method that involve studying a specific case or phenomena। लो भाई दीपिका, तुम्हारा भी भाई पिन मैसेज होने जा रहा है, ठीक है, मैसेज पिन होने जा रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो बेस्ट करेगा उसका भाई, काम करोगे तो नाम तो होगा। What is the main purpose of hypothesis testing in research? शोध में परिकल्पना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव, पूछा गया है एग्जाम में। क्वालिटेटिव में आपके ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, आपका एथनोग्राफी हो गया, है ना। शोध में परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर 45 का सही, ये निर्धारित करने के लिए कि क्या शोध परिकल्पना का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। बिल्कुल सही है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 46, अनुसंधान की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन नंबर बी, शोधकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर में हेरफेर कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, रिसर्चर मैनिपुलेट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्रायोगिक अनुसंधान में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में हेरफेर करके आश्रित चर पर उनके प्रभाव का निरीक्षण किया जाता है, जिससे शोधकर्ताओं को कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने की अनुमति मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल? कंफाउंडेंट वाला पढ़ा आपने, अभी आ गया आपके सामने 47 डिपेंडेंट वेरिएबल। The objective of a hypothesis in research are to support the goal of the study and to explain how testing the hypothesis achieve। Very good दीपिका, लगी रहो बेटा, बहुत सही आंसर। ऐसे ही जो भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, तो एक्सप्लेन भी करते रहिए जो भी आता हो। तो आश्रित चर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर क्या है? वो चर जिसे हेरफेर किया जाता है, वह चर जिसे मापा या देखा जाता है, वह चर जो स्थिर रहता है या
यादृच्छिक असाइनमेंट के लिए उपयोग किया जाने वाला चर, तो ऑप्शन नंबर बी वह चर जिसे मापा या देखा जाता है। आश्रय चर वह परिणाम या प्रतिक्रिया जिसे शोधकर्ता स्वतंत्र चर के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रयोग में मापते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन से एक अच्छे शोध प्रश्न की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, गुड रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? 48 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर होना चाहिए एंड फोकस्ड होना चाहिए। गुड रिसर्च क्वेश्चन इज अ स्पेसिफिक, क्लियर, फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, मेकिंग इट पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो मौजूदा शोध में अंतराल को उजागर करना, तो ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए जल्दी ही इसका आंसर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ डेटा एनालिसिस इज यूज फॉर कंटिन्यूअस डेटा। सतत डेटा के लिए किस प्रकार के डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाता है? केपी क्वेश्चन नंबर 50, प्रिया रूपेश 50 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन से डेटा एनालिसिस इज यूज फॉर कंटिन्यूअस डेटा? करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक सांख्यिकी। बोल्ड कर दिया भाई, मैंने बोल्ड कर दिया, वेरी गुड जॉब। मैंने इस क्वेश्चन में आप सभी को बोल्ड कर दिया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज टू समराइज एंड डिस्क्राइब कंटिन्यूअस डेटा सच एज कैलकुलेटिंग मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। विशाल सही है आपका, ठीक है। बाकी सबका गलत हो गया। वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग निरंतर डेटा को संक्षेपित करने, वर्णन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन की गणना करना। आगे के 50 क्वेश्चन कौन कौन देखना चाहता है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, जिसको भी अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं भाई। प्रिया आपका भी सही है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी 50 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी बोलो भाई, चाहिए आगे बढ़े। चलो भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, आपने कहा चलें तो फिर चलना ही पड़ेगा। शून्य परिकल्पना क्या बताती है? इसीलिए मैंने आज 30 सेकंड का टाइम ही रखा, क्योंकि अगर मैं टाइमर लगा देती हूँ ना, टाइम और ज्यादा लगता रहता है। वीडियोस अरविंद आप हमारे, देखो मैं बताती हूँ, जितनी भी वीडियोस है ना आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे लाइव वीडियोस में चले जाना, लाइव सेक्शन पे जाओगे तो लाइव सेक्शन पे जितनी भी क्लासेस की वीडियो है सारी की सारी अवेलेबल है। क्लासेस की वीडियो लाइव सेक्शन पे देखो, सारी मिल जाएंगी, लाइन से लगी हुई है बिल्कुल। शून्य परिकल्पना क्या बताती है? 51 का सही आंसर, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या संबंध नहीं है। शून्य परिकल्पना यह प्रस्तावित की जाती है कि अध्ययन की जा रहे चरों के बीच में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या संबंध ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा द्वितीयक डेटा का एक उदाहरण है? ठीक है, सारी की सारी लाइव क्लासेस लाइव सेक्शन पे मिल जाएंगी, और बाकी प्लेलिस्ट देख लेना दिसंबर 2023 की, सॉरी 24 चल रहा है ना, दिसंबर 2024 की प्लेलिस्ट में देख लेना, उसमें सारे के सारे मिल जाएंगे। कौन सी द्वितीयक डेटा का यानी सेकेंडरी डेटा सोर्स है? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित शोध से प्राप्त डेटा। अगर मैं कहूं हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल रिसर्च में डेटा कलेक्शन का सोर्स क्या है? डेटा सोर्स मुझे बताएंगे हिस्टोरिकल का? ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक सोर्स में हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं? null hypothesis is always started from no, very good. Primary and secondary data, निवेदिता प्राइमरी, थैंक यू अरविंद।
बताओ बेटा, अरविंद आप भी बताते चलो। देखो जितना ज्यादा हम क्वेश्चन को पूछे उतना ज्यादा आप बताओ। गलत बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, सही बताओ तो और अच्छा। प्राइमरी, हिस्टोरिकल में प्राइमरी कौन सा होता है ये बताओ जरा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा? डेटा सोर्स बताइए मुझे, कहाँ से डेटा इकट्ठा किया जाता है अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं। अगर हमें ऐतिहासिक शोध, मान लीजिए हमें जोधाबाई के बारे में शोध करना है, मान लो विशाल ने कहा कि मुझे जोधाबाई के बारे में रिसर्च करनी है, तो उसके लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ से डेटा करेंगे? अरे भैया उनका हम क्या लेंगे, डायरी देखेंगे, उनके पास कोई डायरी कोई रखी हो, पुराने दस्तावेज देखेंगे, है ना? और क्या चीजें देखेंगे? हिस्टोरिकल रिसर्च द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा अबाउट पास्ट इवेंट एंड आइडियाज टू अंडरस्टैंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एंड मे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। वेरी गुड दीपिका। बायोग्राफी देखेंगे, उनकी डायरीज देखेंगे, पुराने लेख देखेंगे, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? चेंजेस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी पद्मावती, अभी मूवी आई थी पद्मावत मूवी, उसमें क्या किया था वो भंसाली जी ने, थोड़ा सा चेंजेस कर दिए थे, तो वहीं पर ही क्या हो गया था, उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ा था? क्रिटिसिज्म यानी आलोचना का। तो क्रिटिसिज्म आलोचना कहाँ पे आएंगी आपकी? हिस्टोरिकल में आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो भाई मैसी, थोड़ी सी बाकी है, भूख को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। शोध प्रक्रिया का पहला चरण इनमें से कौन सा है? 53 क्वेश्चन नंबर। इन चीजों को सर्च भी किया करो अपने अपने एंड्रॉइड फोन पे। चलिए, आपने कहा है शोध प्रक्रिया का पहला चरण शोध समस्या की पहचान करना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन? अभी आपने क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की विशेषता बताई थी, अभी आपने बताना है क्वांटिटेटिव। रिकॉर्ड, डेटा, इमेज। वेरी गुड दीपिका। मात्रात्मक शोध डिजाइन की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, इट यूजेस न्यूमेरिकल डेटा फॉर एनालिसिस। बिल्कुल सही जवाब। मात्रात्मक अनुसंधान, संख्यात्मक डेटा। व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? यादृच्छिक चर इनमें से क्या है? क्वांटिटेटिव, न्यूमेरिकल, नॉट बायस। रैंडम वेरिएबल क्या होता है भाई? बिल्कुल सही है, सी, एक चर जिसका परिणाम संयोग से निर्धारित होता है, यानी कहीं से भी हमने जैसे लॉटरी खेली तो किसी का भी नंबर लग सकता है, वो क्या होते हैं? रैंडम वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 56, मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 56। अजय, स्वाति, जहरा, आंसर करिए जल्दी से। श्वेता, अशोक, सोनम, सब लोग मेरी नजर में है, ये मत सोचना सीसीटीवी से कोई बच जाएगा। तो इसलिए चाहे आपके आंसर गलत हो चाहे आपके आंसर सही हो, कमेंट करते रहिए। बिल्कुल एमपी सेट में आएंगे सोनम, ये यूजीसी नेट तो भाई साहब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो भी नेट एग्जाम में पेपर वन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च के, उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सेट एग्जाम में ही आते हैं। सेट एग्जाम में, पीएचडी में, पीएचडी का एंट्रेंस दोगे वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान एक मात्रात्मक अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता चरों में परिवर्तन करता है और उनके प्रभाव को मापता है। बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, दो स्वतंत्र समूहों के मध्य की तुलना करने के लिए किस सांख्यिकी परीक्षण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57,
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का। केपी ने कहा है ए, तो देखते हैं सही है कि नहीं। 57 का सही आंसर बी। हे भगवान, टी परीक्षण सही है। टी परीक्षण का उपयोग दो स्वतंत्र समूहों के माध्य की तुलना करने के लिए किया जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। Independent t-test is used to compare the mean of two independent group to determine if there is a statistical significant difference. ओ भाई ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 58। लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट होगा, 30 से ज्यादा होगा तो एफ टेस्ट, और सबसे ज्यादा सैंपल जहां पर होगा वहां पर होगा जेड टेस्ट। बिल्कुल सही जवाब। अगर जो डेटा है 30 से कम है तो क्या होगा वहां पे? 30 से कम है तो क्या होगा? टी टेस्ट। सैंपल हमारे पास अगर 30 से कम है, अगर 30 से ज्यादा है तो एफ टेस्ट। वहीं अगर लार्ज डेटा सैंपल है तो वहां पे क्या होगा? जेड टेस्ट। बिल्कुल सही है दीपशिका, वेरी गुड जॉब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सही आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना, टू प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर कंपैरिजन। बी आंसर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन रिसर्च? अनुसंधान में नैतिकता की क्या भूमिका है? बिल्कुल बिल्कुल सोनम, अभी अभी तो पीडीएफ कंप्लीट कहाँ हुई है ये। मैंने आपसे कहा, स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था, रिसर्च स्टैटिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस अभी लास्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पीडीएफ के लास्ट में, यानी क्लास के लास्ट में आपको वो दिखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप लोगों ने सिर्फ उसको पढ़ना है एक बार। अनुसंधान में नैतिकता की भूमिका, क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभागियों को नुकसान से बचाने, अध्ययन में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following is an example of qualitative data analysis method? कौन सी गुणात्मक डेटा विश्लेषण विधि का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर बी, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन 61, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी इन रिसर्च? पायलट स्टडी का उद्देश्य इनमें से क्या है? ममीना, क्वेश्चन नंबर 61, देखते हैं सही आंसर। आपने कहा बी, बिल्कुल सही। टू बी, टू टेस्ट द रिसर्च मैथोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंट बिफोर द मेन स्टडी। वेरी गुड जॉब। पायलट अध्ययन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी डेटा? आई थिंक कुछ क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं ना। 62, दीपिका ने सबसे पहले आंसर किया भाई, साक्षात्कार या सर्वे के माध्यम से। प्राइमरी डेटा जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम कलेक्ट करते हैं। वैलिडिटी शब्द, वैलिडिटी, ये क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने पूछा हुआ है पहले, तो जल्दी से इसका आंसर दिखाते हैं। अनुसंधान किस सीमा तक उस चीज को मापता है जिसको वो मापना चाहता है, उसे हम कहेंगे वैलिडिटी। अगला क्वेश्चन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इसमें से कौन सा है? 64। क्वेश्चन नंबर 64, सही आंसर है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो काई स्क्वायर गैर पैरामेट्रिक टेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सी चीज सही है।
टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फेथ किस में आएगा? काई स्क्वायर। 65 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन सिचुएशन फिनोमेना without manipulating variable or establishing cause and effect relationship. Main advantage of using random sampling in research. रैंडम सैम्पलिंग का यूज हम क्यों करते हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर बी। ये चयन प्रक्रिया में पूर्वाग्रह को समाप्त कर देती है, यानी यहाँ पर बायस नहीं हो सकते हैं, सबको समान अवसर दिया जाता है, तो इट एलिमिनेट बायस इन अ सिलेक्शन प्रोसेस। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? विश्वसनीयता शब्द का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर बी। विश्वसनीयता माप उपकरण की स्थिरता स्थायित्व यानी कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट टूल। विश्वसनीयता का तात्पर्य समय के साथ माप उपकरण या तंत्र की स्थिरता और किससे है? स्थिरता से। विश्वसनीय उपकरण समान परिस्थितियों में लगातार परिणाम देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 आंसर करिएगा। मात्रात्मक अनुसंधान डिजाइन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बराबर का अधिकार किसमें दिया जाता है? रैंडम में। इनमें से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान डिजाइन का एक उदाहरण है? देखो, क्वांटिटेटिव की बात करी गई है, मात्रात्मक की। एथनोग्राफी कहाँ चली जाती है? आपके गुणात्मक में यानी क्वालिटेटिव में चली जाती है। ध्यान रखना गुणात्मक इनमें कौन कौन सी है। गुणात्मक हो गई एथनोग्राफी, जिसे हम नरवंश विज्ञान कहते हैं। उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी, ये भी हमारे गुणात्मक में है। फेनोमेनोलॉजी भी हमारी गुणात्मक में है। और एक जो ये कोरिलेशनल बची है ना, ये हमारी किस में आती है? मात्रात्मक में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से गुणात्मक है, तो नरवंश विज्ञान, ग्राउंडेड थ्योरी और घटना विज्ञान, ये तीनों क्या है? आपकी गुणात्मक है, यानी कि क्वालिटेटिव है। एक इसमें से जो सह संबंध है, वेरिएबल्स की बात की जा रही है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की बात जहां देखा जाएगा, उसे हम कहेंगे कोरिलेशनल। और कोरिलेशनल क्या होगा? वेरिएबल्स आ गए तो सीधी सीधी सी बात है कि वहां पर क्या हो जाएगा? आपका क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69। ethnography study of things in their natural habitat, very good। इनमें से कौन से अनुदैर्ध्य अनुसंधान की विशेषता है? ये प्रतिभागियों का लंबे समय तक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। लंबे समय तक चलने वाली जो रिसर्च होती है, लॉन्गिट्यूडनल में आती है। क्वेश्चन नंबर 70। आपको बताना है कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या अंतर है। एथनोग्राफी स्टडी ऑफ कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन। जनसंख्या और नमूने के बीच में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर सी। पॉपुलेशन रिफर्स टू द एंटायर ग्रुप while सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या पूरे समूह को बताती है, जबकि नमूना जनसंख्या का एक समूह है, यानी किसी को बीच से पर्टिकुलर चूज किया गया, उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ट्रायंगुलेशन क्वेश्चन अभी आ ही चुका है, कई बार आ चुका है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 71 का सही आंसर। निष्कर्षों की वैधता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के डेटा सोर्सेस को प्रयोग करना। क्रियात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 72।
क्वेश्चन नंबर 72, 72, 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, 72 तक पहुंच गए। सही आंसर व्यवहारिक समस्याओं को हल करने, अभ्यास में सुधार करने के लिए। सी आंसर बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज बताइए, एक्शन रिसर्च के स्टेप बता दीजिए जरा। स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च किसके द्वारा? वेरी गुड दीपशिका, कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। यानी अभी विशाल के जो कमेंट है उसको रिप्लेस करके फिर से दीपशिका आ गई है, कमेंट में पिन कर दिया है दीपशिका का। लर्ड केविन के द्वारा दिया गया एक्शन रिसर्च का, ये लर्ड केविन है। और इसके जो स्टेप है, PAOR, PAOR साइक्लिक प्रक्रिया है, यानी चक्रीय प्रक्रिया है, ये चक्र चलते रहते हैं इसमें, ठीक है। तो P फॉर हो गया प्लान, P फॉर हो गया प्लान, A फॉर हो गया एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। वेरी गुड जॉब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ रैंडम असाइनमेंट इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? प्रायोगिक अनुसंधान में यादृच्छिक असाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? यादृच्छिक प्रत्येक भागीदार के साथ समान व्यवहार किया जाए, या अध्ययन के लिए नमूने का यादृच्छिक चयन करना। तो 73 का सही आंसर बाहरी चर को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, टू कंट्रोल फॉर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यादृच्छिक असाइनमेंट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागियों को प्रयोग में यादृच्छिक रूप से अलग अलग समूहों में आवंटित किया जाए, जिससे कि संभावित भ्रामक चर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सही आंसर ए। Action research process, develop a research plan, take action, observe the result of the action, reflect on the result of the action, make adjustment to the research plan. Very good. अगर मान लीजिए हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उस कॉलेज में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, वहां पर कुछ हमें इमीडिएट इफेक्ट में कोई सॉल्यूशन चाहिए, तब हम कौन से रिसर्च मेथड का यूज करेंगे? मान लीजिए हम किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट में हैं और वहां पर ऑल ऑफ सडन कोई इशू हो गया है, कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वहां पे हम किस तरीके की रिसर्च का? एक्शन रिसर्च। वेरी गुड जॉब। किसका इस्तेमाल? जहां पर भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कभी कभी एग्जाम्पल में भी आ जाता है ये, कि मान लीजिए कॉलेज है, वहां पे अचानक से तत्कालिक समस्या आ गई है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? तो वो एक्शन रिसर्च हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, डेटा संग्रहण के लिए प्रश्नावली का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? क्वेश्चन नंबर 74। एक्शन रिसर्च, इमीडिएट, इंप्रूव एंड लोकल एरिया स्टडी। डेटा संग्रहण के लिए प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए कौन सा लाभ है? सही आंसर है सी, ये बड़ी मात्रा में डेटा को शीघ्रता और कुशलता से एकत्र कर सकता है। क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर प्रश्नावली बड़ी संख्या में प्रतिभागियों से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने के लिए कुशल उपकरण है, जो अक्सर लागत प्रभावी तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 75, गुणात्मक शोध का नुकसान क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 करेक्ट आंसर, इसकी नकल करना कठिन है। अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट बिकॉज इट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड ऑफन फोकसेस ऑन यूनिक और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक केसेस। क्वेश्चन नंबर 76, रिसर्च डिजाइन क्या है? व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन
रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन के बीच में हमेशा डिफरेंस पूछने को आता है कि रिसर्च डिजाइन क्या है या रिसर्च क्वेश्चन क्या है। तो 76 का सही आंसर बी, द मेथड एंड प्रोसीजर यूज टू कंडक्ट द रिसर्च, अनुसंधान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां और प्रक्रियाएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर, रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ रिसर्च वर्क, वेरी गुड जॉब। ठीक है, ब्लूप्रिंट है ये। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 77, कौन सा गुणात्मक डेटा संग्रहण विधि का एक उदाहरण है? रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क, बिल्कुल सही, इसको दोहराया नहीं जा सकता क्वालिटेटिव को, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है। प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द रिसर्च, इनमें से बताइए क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, फोकस ग्रुप डिस्कशन या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस पे तो सीधे चले जाओगे एक्सपेरिमेंटल पे, एक्सपेरिमेंटल का मतलब ही आपका हो गया कहाँ, क्वांटिटेटिव। तो फोकस समूह चर्चा, गुणात्मक डेटा संग्रह विधि है जिसमें प्रतिभागियों का एक समूह किसी विशिष्ट विषय पर गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए चर्चा करता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 78, ग्राउंडेड थ्योरी की प्रमुख विशेषता बताइए। अब फोकस ग्रुप आ गया तो कर लेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है ये हम कर लेंगे, कौन से टेस्ट में कैसा सैंपल आता है वो भी हम कर लेंगे। क्वांटिटेटिव सर्वे स्टेटिक्स, वेरी गुड। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये गुणात्मक होती है ना। तो 78 का सही आंसर, यह शोध प्रक्रिया के दौरान एकत्र किए गए डेटा के आधार पर सिद्धांत विकसित करता है। What is grounded theory? It developed theory based on data collected during the research process. डेटा प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस के जब काम चल रहा होता है उसी समय ही जो डेटा कलेक्ट करती हैं उसी के आधार पर ही ये थ्योरीज को बनाता है। अगला क्वेश्चन, एथनोग्राफिक रिसर्च का प्राथमिक फोकस इनमें से कौन सा है? रिसर्च डिजाइन इज द फ्लो चार्ट, ब्लूप्रिंट, फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन द रिसर्च इन स्टेप बाय स्टेप, यानी हमें कैसे काम करना है उसको बताता कौन है, रिसर्च डिजाइन। नृवंश विज्ञान अनुसंधान का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक प्रथाओं और व्यवहारों का वर्णन और समझना, टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर। अच्छा, ये नृवंश विज्ञान एथनोग्राफी की जो बात हो रही है, कोई मुझे बता सकता है एक्चुअली में इसका यूज कहाँ पे होता है? भाई आंसर तो हमने कर लिया बट इसका यूज कहाँ पे होता है ये बता सकता है कोई? एथनोग्राफी का यूज कहाँ पे होता है? मनुष्यों में, बिल्कुल ठीक। और जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कि कभी डिस्कवरी चैनल में किसी आदिवासी का अध्ययन करने के लिए चले गए हैं, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सभ्यता के बारे में पता करने चले गए हैं। तो जब इस तरीके की चीजें हैं, किसी पर्टिकुलर संस्कृति, किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? नृवंश विज्ञान का। एथनोग्राफी रिसर्च कल्चर एंड सोशल, मनुष्य के व्यवहार से संबंधित सोशल स्टडीज, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा गुणात्मक शोध में प्रयुक्त डेटा विश्लेषण की विधि है? किसी जनजाति या संस्कृति, वेरी गुड अशोक। आदि मानव की, मान लो शोध में परिकल्पना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? अभी आ गई वॉइस, वॉइस इशू हो गया, लंबी क्लास चल गई आज, 1.5 घंटा हो गया भाई क्लास को, इसीलिए चली गई।
आ गई? चलो आंसर करो तबस्सुम। शोध में परिकल्पना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 81। सही आंसर सी, परिकल्पना की वैधता का आकलन करने के लिए, टू असेस द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डेटा इन अ रिसर्च? आ रही है अब वॉइस? वेरी गुड। अनुसंधान में द्वितीयक डेटा का उपयोग करने का कौन सा लाभ है? 30 सेकेंड्स भी कम पड़ जाएंगे एग्जाम में, स्पीड बढ़ाइए। प्राथमिक डेटा की तुलना में इसे एकत्र करना आसान है। इट इज इजियर टू कलेक्ट देन प्राइमरी डेटा। किसके बारे में बात हो रही है? सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना आसान है क्योंकि प्राइमरी डेटा से हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। लिटरेचर रिव्यू का महत्व क्या है? ये भी क्वेश्चन आई थिंक दोबारा बदल के आया है, तो सही आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का। तो क्योंकि हमने लिटरेचर रिव्यू पढ़ लिया है तो आगे पढ़ेंगे। रिसर्च वेरिएबल, शोध अनुसंधान चर इनमें से क्या है? 84। बस कुछ क्वेश्चन रह गए, बस कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर पीडीएफ आपको मिलेगी। व्हाट इज अ रिसर्च वेरिएबल? रिसर्च वेरिएबल क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वो कारक जिसे अध्ययन में बदला या नियंत्रित किया जा सके, अ फैक्टर दैट कैन बी चेंज्ड और कंट्रोल्ड इन द स्टडी। क्वेश्चन नंबर 85, बेस्ट डिस्क्राइब क्वालिटेटिव रिसर्च, इनमें से कौन सा गुणात्मक शोध को सबसे बढ़िया तरीके से बताता है? किसको भाई? देखो सीधी सी बात है, नेट जेआरएफ चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत। पूरा बेसिक क्लियर, बिल्कुल सही बात है सुबाना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई देखो एमसीक्यू रिवीजन सब चीजें मैं करवाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा इस समय टाइम कम था मेरे पास। अदरवाइज मैं अभी आज पीवाईक्यू भी क्लास करवाने वाली थी, बट कोई बात नहीं, कल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक क्लास तो बनती है, मैराथन तो बनती है प्रीवियस की। तो गुणात्मक शोध का सबसे अच्छा वर्णन, 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये मानवीय अनुभवों सामाजिक घटनाओं की गहन समझ का पता लगाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। 86, किस प्रकार का शोध चरों के बीच में कारण और प्रभाव, ये तो आप लोगों को आई थिंक पता ही है भाई, प्रायोगिक अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको आते ही हैं। 87, कौन सा अनुसंधान में नैतिक विचार है? 87 क्वेश्चन नंबर। कल कौन सी यूनिट करना चाहोगे? जल्दी से कमेंट करना। 87 का ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन की लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, क्या करना चाहोगे कल? या आईसीटी? जल्दी कमेंट करो, कम्युनिकेशन, आईसीटी या लॉजिकल रीजनिंग, जल्दी से कमेंट करके बताना है। 88 क्वेश्चन नंबर, सैंपलिंग त्रुटि, सैंपलिंग एरर का क्या मतलब है? एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, क्योंकि डीआई हो चुकी है हमारी अभी, ठीक है। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन अभी करवाई तो थी 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। डीआई का भी मैंने अभी करवाया था रिसेंटली। आई कम्युनिकेशन करा लेते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ नहीं अभी तक। आईसीटी के फुल फॉर्म, आईसीटी या कम्युनिकेशन में कल मैं लेकर आऊंगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, या तो कम्युनिकेशन होगा या आईसीटी होगा, जो जल्दी निपट जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 88 सी, नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि न होने के कारण होने वाली त्रुटि। नमूनाकरण त्रुटि तब होती है जब अध्ययन के लिए चयनित नमूना जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण या गलत परिणाम आते हैं। लॉजिकल रीजन, देखो 3 यूनिट रह गई हमारी जिसको अभी करवाना है एमसीक्यूज, डीआई वगैरह एमसीक्यूज वाले नहीं है। तो अभी या तो कल मैं आपको आईसीटी करवाऊंगी या फिर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और या फिर मैंने आपको दूसरा क्या कहा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन काफी टाइम हो गया है, आई थिंक इसका रिवीजन बनता है, कम्युनिकेशन का रिवीजन तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 89, इन्हीं तीनों में से कल होगी जो मैराथन होगी 100 क्वेश्चन की। रिसर्च हाइपोथेसिस का पर्पस क्या है भाई? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। परिणाम की भविष्यवाणी करना, 89 क्वेश्चन नंबर। प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण समूह के उपयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, आईसीटी करा दिया है?
आईसीटी करा दिया हमने। चलो फिर कम्युनिकेशन होगी फिर कल, ठीक है, कल कम्युनिकेशन के 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 सबका ध्यान होना चाहिए, तुक्के कम लगाएंगे और पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी फुल ऑफ क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड्स में ही पढ़ने हैं। टाइम कम है, 3 घंटे का। इसमें कोई हस्तक्षेप या उपचार नहीं किया जाता। कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नियंत्रण समूह है ना, did does not receive the treatment intervention allowing for comparison to assess the effect of the independent variable on the experimental group. क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा शोध अध्ययन में आश्रित चर का उदाहरण है? आपको बताना है डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, इनमें से कौन सा आपको लगता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है या आश्रित चर है? निवेदिता ने कहा है 3। मापा जा रहा परिणाम या प्रभाव, बिल्कुल सही, 91 का ऑप्शन नंबर 3। मापा जा रहा या परिणाम या प्रभाव, यानी जिसपे हम असर देख रहे हैं, जिसपे हम प्रभाव देख रहे हैं, वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मिश्रित पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करने का कौन सा लाभ है अनुसंधान में? क्वेश्चन नंबर 92। बस बस विशाल, हो गया, कंप्लीट हो गया, बस 5-6 क्वेश्चन बचे हैं। 92 का सही आंसर भी, यह मात्रात्मक गुणात्मक दोनों शोध की शक्तियों को जोड़ता है। मिश्रित पद्धति में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों से ही जो है आगे काम किया जाता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न का प्राथमिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू गाइड द मैथोलॉजी एंड अ डेटा कलेक्शन। ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। दुर्गा आए वारे बाबा, अभी तो काम पड़ा है भाई, वही तो गुणात्मक शोध पद्धति का एक उदाहरण। इसीलिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आप लोग भाई, मान लो किसी को कोई भी जरूरी काम हो, पीडीएफ उठा के एक बार पढ़ लोगे तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुणात्मक शोध पद्धति का एक उदाहरण, 94 का सही आंसर केस स्टडी एनालिसिस, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सा शोध प्रकार ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण पर केंद्रित है? Which of the following type of research focuses on analysis of historical data? शैलेंद्र, ब्लर हो रही है स्क्रीन, सभी में यही प्रॉब्लम आ रही है? एक बारी कंफर्म कर दो जरा। एक बार बेटा रिफ्रेश कर लें आप सभी लोग। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक शोध। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऐतिहासिक शोध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी की प्रमुख विशेषता। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी करो, बस कंप्लीट हो गया भाई 4 क्वेश्चन। की फीचर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट समराइजेस डिस्क्राइब फीचर ऑफ अ डेटा सेट। यह डेटा सेट की विशेषताओं का सारांश और वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन 97, सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा कथन सही है? सेकेंडरी डेटा के बारे में, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे पहले ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जा चुका है और पब्लिश भी किया जा चुका है, सेकेंडरी डेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, ऑपरेशनल, अभी आपने कर ही लिया था, ऑपरेशनल कैसे मापा जाता है इसकी अवधारणा की परिभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 98,
ऑप्शन नंबर बी परिचालन, अभी आपने पढ़ी चुके हैं ऊपर, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल? बस अब तो एंड है। क्वेश्चन नंबर 99, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान विधियों योजना की रूपरेखा तैयार करना। रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द रिसर्च प्लान इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव मेथड टाइमलाइन ऑफन यूज टू सीक अप्रूवल फॉर और फंडिंग फॉर द रिसर्च। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, भाई आ गए 100 पे, भाई हम लोग आ गए। चलो भाई आंसर करो 100 का। सचिन ने आखिर सेंचुरी मारी ली। 100 पे आ गए अब हम लोग, 100 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के। कल जिसको भी 100 क्वेश्चन देखने हो कम्युनिकेशन के, क्लास में आना मत भूलना। नेटवर्क का इशू अगर हो भी तो भी क्लास तो होगी ही। आपने कहा वेरिएबल्स में हेरफेर करना, उनके प्रभावों का निरीक्षण करना, बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है इंग्लिश हिंदी में, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या चीज है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या चीज है और उसके एग्जाम्पल। आपने इस पीडीएफ को कंप्लीटली पढ़ना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के प्रकार, वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या है, अनुमानात्मक सांख्यिकी क्या है और उसके एग्जाम्पल। अगर डेटा टाइप्स पढ़ना है तो डेटा टाइप नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल है ना, रेशियो, ये भी दिए गए हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, एक कंप्लीट रिवीजन है ये पूरा स्टैटिक से जुड़ा हुआ। अगर आपको वर्णात्मक सांख्यिकी में पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी है, मीन, मीडियन, मोड, इसमें क्या क्या होता है, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, माध्यिका, मोड में मोस्ट फ्रीक्वेंट जो बार बार आता है, रिपीट होता है, तो मीन, मीडियन, मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन से हैं आप यहां से देख सकते हो, एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर। सेम ऐसे ही डिस्पर्जन यानी विविधता की माप पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि रेंज होती है, वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब रेंज क्या होती है, उच्चतम और निम्नतम मानों के बीच का अंतर। विचरण जो वेरिएंस है ये मापता है कि मान मादे से कितनी दूरी पे है। मानक विचलन विचरण का वर्गमूल या मादे से डेटा बिंदुओं के प्रसार को दर्शाता है, यानी स्टैटिक से जुड़े हुए क्वेश्चन। अनुमानात्मक सांख्यिकी, शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, जिसके बारे में अभी हमने आपसे बात की थी। परिकल्पना परीक्षण के चरण, अगर स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस पूछे जाएं तो आपके सामने है। स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं यहां पर मेंशन है। हाँ, रिसर्च की क्विज करवा देंगे, देख रहे हैं ना सब आप लोग। इसके कौन कौन से स्टेप हैं, कितने सिग्निफिकेंस लेवल पर ये प्रूफ करनी है, वैलिडेट करनी है। टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट के अलावा एक नमूना टी टेस्ट, स्वतंत्र टी टेस्ट, युग्मित टी टेस्ट। देख सकते हो टी टेस्ट में भी 3 तरीके के हैं। सेम ऐसे ही कोई काई स्क्वायर टेस्ट है, वो क्या चीज है, काई स्क्वायर के साथ अनोवा टेस्ट क्या है, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा। पढ़ना आपको है, ये चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करी हूँ। यहाँ पर आपका कोरिलेशन में पियर्सन, स्पीयरमैन, पैरामेट्रिक कौन सा है, नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है, रिग्रेशन, सरल रैखिक बहुपरक, इंग्लिश हिंदी दोनों में, पी वैल्यू, पी वैल्यू में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सांख्यिकी महत्व, ये पूरी चीजें कितने पे स्वीकार करनी है, किसने कितने में स्वीकार नहीं करनी है, ये जानकारी। ठीक है, त्रुटियां, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, उसके अलावा रेंडमाइजेशन ये हो गया, सैंपलिंग विधियां हो गई यहाँ पे। टी टेस्ट इंग्लिश में भी है, वन सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट पेयर टी टेस्ट क्या क्या होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, कोरिलेशन टेस्ट हो गए आपके, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। पढ़ना आपने है भाई, एक बार पढ़ लेना, इसको सब क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही पी वैल्यू, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप ऑफ एरर, सैम्पलिंग मेथड, तो ये सारी चीजें आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जाने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को एक बारी अपना रिव्यू जरूर देना है कि कैसा लगा आप लोगों को। और कल
आपको कम्युनिकेशन के 100 क्वेश्चंस मैं फिर से करवाने वाली हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स वगैरह सब में शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पीडीएफ को टेलीग्राम से आप सभी ने कलेक्ट करना है, ठीक है अरविंद? अभी आप लोग टेलीग्राम से इसको कलेक्ट करेंगे, मैं अभी वहां पर शेयर कर दूंगी और तुरंत उसको पढ़ लेना। क्विज भी करवाते हैं अभी वहां पे। तो चलो भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर से ज्यादा सब्सक्राइब करने से ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आपका ही चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अरविंद, थैंक यू प्रतीक, दीपिका, शिखा, सबाना, सिजुका, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाना खा लिए? अरे वाह, तुम खाना खा लिए, हम जा रहे हैं खाना खाने। अल्लाह हाफिज तबस्सुम, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।